वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th क्लास की थर्ड यूनिट में नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन कॉम्पिटिटिवली और बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का न्यूमेरिकल पोर्शन जरूर पूछा जाता है। जब हम नर्न्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो नर्न्स्ट इक्वेशन आपको क्या देती है? रिलेशनशिप देती है। किस किस के बीच में? सेल पोटेंशियल के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। अब हम क्या कंसीडर करते हैं? एक जर्नल इलेक्ट्रोड रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। वो जर्नल इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमने क्या ली? Mn पॉजिटिव यानी कि मेटल आयन है एक्वस में, एन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो किस में चेंज हो जाता है? मेटल सॉलिड यानी कि न्यूट्रल फॉर्म में। और अगर अब हम इस इक्वेशन को किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? नर्न्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आपके पास इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? ई सेल मीन्स सेल पोटेंशियल किसका? जब आपके पास Mn पॉजिटिव से क्या चेंज हो रहा है? M इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, सेम Mn पॉजिटिव से चेंज हो रहा है M में, माइनस RT अपॉन NF Ln मेटल जो सॉलिड में है उसकी कंसंट्रेशन, और जो मेटल आयनिक फॉर्म में है यानी कि एक्वस मीडियम में, उसकी हमने क्या ली? कंसंट्रेशन। तो ये आपके पास क्या है? ओवरऑल नर्न्स्ट इक्वेशन है इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए। यहाँ पर जो ई सेल आपने लिखा वो आपके पास क्या है? सेल पोटेंशियल। ई नॉट ऑफ सेल जो आपने मेंशन किया वो क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब ये आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मेंशन किया। जब आपके पास टेम्परेचर होगा 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, और जो आपके पास प्रेशर होगा वो 1 बार के अकॉर्डिंग। आर यहाँ पर आपके पास क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी अभी मैंने बताया, टेम्परेचर 298 केल्विन। एन यहाँ पर आपके पास क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके पास गेन हुए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड या रिडक्शन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। एफ आपके पास क्या है? फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम मोल इनवर्स। एम आपके पास अभी बताया मोलर कंसंट्रेशन सॉलिड मेटल आयन मेटल की है, और Mn पॉजिटिव आपके पास क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है मेटल आयन की इन द एक्वस मीडियम। अगर अब आप इसको ln x की फॉर्म को, यानी कि जो ये पूरा आपके पास पार्ट है, इसको हमने क्या कंसीडर किया? x। इसको किस फॉर्म में चेंज कर देते हो अगर आप? 2.303 log x की फॉर्म में। तो अभी मैं क्या कह रही थी आपको कि जो ln है और यहाँ पर जो ये कंप्लीट फैक्टर है आपके पास, वो क्या हमने लिया? x। तो अगर हम ln x को किसकी फॉर्म में चेंज कर देते हैं? 2.303 log x, तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस। अब हम इन वैल्यूज़ को भी अगर यहाँ पुट करें तो आपके पास RT अपॉन NF, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा? 2.303। तो यहाँ हम इसको लगा देंगे 2.303 RT। ln अब किस में चेंज हो गया? लॉगरिथम में। साथ में मेटल कंसंट्रेशन अपॉन मेटल आयन कंसंट्रेशन। अगर मैं यहाँ पर R की, T की और फैराडे की वैल्यूज़ भी पुट करूँ तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा ये। और अगर आप इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और इसके साथ डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। मेटल जो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या मानी जाती है? 1। तो इसकी जगह हमने क्या पुट किया? 1 अपॉन मेटल आयन इन द एक्वस मीडियम। तो ये आपके पास क्या आ जाती है? एक कंप्लीट नर्न्स्ट इक्वेशन है अगर आप कोई इलेक्ट्रोड रिडक्शन रिएक्शन को लिखते हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है
कि मेटल कंसंट्रेशन और फिर मेटल आयन की, ये हमने सेम वैसे ही लिखी है जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में लिखते हैं कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन में किसकी आ जाती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। किसी किसी बुक में उल्टा भी दिया हुआ है कि आयनिक कंसंट्रेशन ऊपर है और मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन नीचे है, तो वहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव की जगह कैसा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव का। तो आपके पास पॉजिटिव साइन आ गया किसकी जगह, नेगेटिव साइन की जगह, और जो mn आपका नीचे था वो कहाँ चला गया, ऊपर। लेकिन एक्सप्रेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपने किसके अकॉर्डिंग लिखना है, सेम एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कि पहले जो आपका प्रोडक्ट साइड है वो, और नीचे आपको किसको लिखना है, जो आपका रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है। अगर अब आप नर्स्ट इक्वेशन को मेंशन करना चाहते हो, लिखना चाहते हो किसके लिए, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, तो आपके पास जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन क्या थी, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स राइज जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में है और जो आपके आयंस हैं वो कैसे हैं, एक्यू मीन्स एक्वस मीडियम में। तो अगर आप इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन वहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितने के इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल। फिर आपके पास क्या था, लॉगरिथम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन यानी कि Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन साथ में कॉपर अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जिंक और साथ में कॉपर 2 पॉजिटिव। अभी आपको बताया था कि जो मेटल आपके पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन कैसी लेनी है आपने, 1। अब यहाँ पर कॉपर कैसे है, सॉलिड फॉर्म में, ये जिंक कैसा है, सॉलिड फॉर्म में, तो जिंक सॉलिड फॉर्म में कंसंट्रेशन 1, सेम कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन टेकन टू बी यूनिटी या फिर 1। अगर यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 और एन की वैल्यू हमने कितनी पुट की, 2 लॉग Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो ये आपके पास कैसा आ जाएगा, नर्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन। अगर आप कौन सी इक्वेशन कंसीडर करते हो, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप किसी के लिए भी ले सकते हो, यहाँ पर आप AgNO3 और कॉपर की ले सकते हो, जिंक और HCl के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसी के लिए भी लिखोगे तो एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में आप बना सकते हो। अब हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। आपको ध्यान होगा जो आपके पास EMF किसी भी सेल का होता है तो उसका क्या काम होता है, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी सेल रिएक्शन के लिए। और जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है आपके पास दोनों हाफ सेल का, मींस आपके पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल के। सिर्फ किस में डिफरेंस आएगा, इनके साइन में। तो हम ये बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड बिकम्स इक्वल। इसका मतलब क्या होगा कि उस टाइम जो EMF होगा सेल का वो क्या आ जाएगा आपके पास, 0। और ये 0 कब होगा, जब इक्वेशन आपकी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं अब एक इक्वेशन यहाँ पर कंसीडर करूँ, जैसे जिंक और कॉपर की ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लेते हैं और उसको किस में कंसीडर करते हैं, इक्विलिब्रियम में। अगर मैं इस इक्वेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखूँ तो मैं लिखूँगी अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, अगर हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे होगी, यानी कि टाइम के साथ क्या होगा, जिंक किस में चेंज हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव में, मींस जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज। और कॉपर 2 पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में, मींस कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हम और भी क्या कह सकते हैं कि जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी। कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घटेगी तो मींस जो कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज।
अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं आपके पास, इस एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, रिडक्शन पोटेंशियल, और इस पर क्या ली हमने, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिडक्शन पोटेंशियल और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और अगर जैसा मैंने अभी आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया, तो मैंने क्या कहा कि जो जिंक 2 पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज, और जो आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव है टाइम के साथ उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जब ये इंक्रीज और डिक्रीज का प्रोसेस होगा तो एक ऐसी स्टेज भी आपके पास आएगी जब इंक्रीज कंसंट्रेशन और डिक्रीज कंसंट्रेशन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। मींस जो जिंक 2 पॉजिटिव का इंक्रीज रिडक्शन पोटेंशियल है और जो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर 2 पॉजिटिव का डिक्रीज है, दोनों बराबर आएंगे, और वो स्टेज आपके पास क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हमने क्या लिखा कि अगर हम मानते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा तो दोनों के इलेक्ट्रोड कैसे हो जाएंगे, पोटेंशियल इक्वल, और जो आपके पास ईएमएफ ऑफ सेल आएगा वो कैसा आ जाएगा, 0। तो इस इक्वेशन में जो आपके पास ई सेल है उसको हम क्या पुट करेंगे, 0। जो अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी यहाँ पर आ गया 0। तो अब ये इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब जो आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन है, यानी कि जिंक 2 पॉजिटिव कॉपर और कंसंट्रेशन किसकी, जिंक और कॉपर 2 पॉजिटिव की, इसको मैंने किसके इक्वल लिख दिया, केसी। केसी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो क्या डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ, रेशो का मतलब ये, किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच रेज टू द पावर ऑफ देयर न्यूमेरिकल स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो जो आपके पास ये रेशो है इन आयंस की वो किसके इक्वल है, केसी, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन में इनको रिप्लेस करके हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, केसी। इस एक्सप्रेशन को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मैं ई नॉट सेल को इधर ले जाऊं तो ये यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके अगर आप log के सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास log के सी किसके इक्वल आ जाएगा, एन उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा एन ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.0591। ये जो आपके पास फॉर्मूला आया ये भी न्यूमेरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, और ये कंप्लीट, इसमें आपके पास जो कॉपर की कंसंट्रेशन है और जिंक की कंसंट्रेशन है इनके सॉलिड फेज में, वो आपने कैसी माननी है, यूनिटी, यानी कि 1। अगर हम इस कंप्लीट डिस्कशन को देखते हैं और मैं आपसे पूछूं कि एप्लीकेशंस क्या हो सकती है नर्न्स्ट इक्वेशन की, तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो आपके पास यही आएगी कि नर्न्स्ट इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, और दूसरी क्या आ सकती है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ हाफ सेल बाय यूजिंग द नर्न्स्ट इक्वेशन। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि नर्न्स्ट इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटेटिवली भी, और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।